तो आपके पास करंट का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों E इंटू वी अपॉन 2πr। चार्ज का जो फ्लो है वो बहुत ही कम समय के लिए ढेर सारा चार्ज फ्लो करता है। कन्वेंशनल करंट जाता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब देखते हैं कि क्या करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरी और वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर के प्रीवियस चैप्टर्स के, तो उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपकी सारी यूनिट्स बोर्ड्स, एकेडमिक्स और आपके कंपटीशन के लिए बढ़िया से तैयार हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, मान लीजिए आपने एक बैटरी ली, बैटरी के साथ एक बल्ब को जोड़ा और बीच में एक स्विच लगा दिया। हम जैसे ही ये स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, स्विच से होते हुए बल्ब के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है और इधर से पॉजिटिव टर्मिनल पर वापस आ जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज पार्टिकल। इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, हमने प्रीवियस यूनिट में इसके बारे में सीखा था। तो यहां पर ये चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और इसी के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर आप इसको नापने की कोशिश करें कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। मान लो अगर इसी केस में मैं नापना चाहूं कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, तो मुझे नापना पड़ेगा प्रति सेकंड, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास हो रहे हैं। यस और नो? तो बेसिकली मैं करंट को कह सकता हूं चार्ज अपॉन टाइम। और क्योंकि जो चार्ज है ये मान लो n इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हुए, तो मैं इसको लिख सकता हूं Ne अपॉन टी। तो ये बन जाता है क्वांटिटेटिव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी एरिया में से कितना चार्ज हर एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है उस एरिया को, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाता है चार्ज अपॉन टाइम, और क्योंकि क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल करके हम चार्ज को Ne लिख सकते हैं, है ना? N इंटू फ्लो ऑफ या फंडामेंटल चार्ज जो होता है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है यहां पर फंडामेंटल चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T या Q अपॉन T। लेकिन अगर मैं ये टाइम इंटरवल बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूं, तब मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस 0, जिसको लिखा जा सकता है dQ अपॉन dt। अब ये dQ अपॉन dt क्या है? ये dQ अपॉन dt है बच्चों यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी मुझे चार्ज की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ज का फ्लो रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंटली स्टेडी रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, तब आप लिख सकते हैं Q अपॉन T। तो यहां पर दो फॉर्मेट्स हैं, एक लिखेंगे I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। अगर चार्ज का फ्लो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो dQ अपॉन dt। और अगर चार्ज स्टेडी रेट से फ्लो कर रहा है तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये हमारे पास करंट के फॉर्मेट्स बन जाते हैं, ठीक है ना? ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है करंट के। अब आइए इन फॉर्मूलाज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। अब इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए आपको दिया गया एक क्वेश्चन,
ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक हम एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे बच्चों तब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मान लीजिए आपको कहा गया कि जो चार्ज और फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर है उसका फॉर्मूला है AT² प्लस BT प्लस C। A B C यहां पर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चार्ज का फ्लो रेट आपको दिया गया, चार्ज का जो टाइम के साथ वेरिएशन है वो इस इक्वेशन से है। आपसे कहा गया कैलकुलेट द करंट, तो जो करंट होता है वो dQ/dt होता है, यानी d/dt हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे AT² प्लस BT प्लस C। तो I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों A इंटू 2T प्लस B, और क्योंकि C कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो I का फॉर्मूला आ जाएगा 2AT प्लस B। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे और आपसे करंट निकालने के लिए कहा जाएगा और चार्ज एक इक्वेशन के साथ वेरिएट करता होगा तो आप वहां पर करंट कैसे निकालेंगे? बाय डिफरेंशिएशन। तो आपको याद रखना है ऐसे केस में हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया बच्चों सबको, यस और नो? पक्की बात। चलिए, ये तो एक फॉर्मेट हुआ। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है? मान लीजिए आपको कहा गया कि n इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा एप्लीकेशन, ये तो एक एप्लीकेशन था, दूसरा एप्लीकेशन एक केस देखेंगे हम अलग, ये इसके एप्लीकेशन से अलग है। मान लीजिए आपको कहा गया इफ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन टाइम t, अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं टाइम t के अंदर तो करंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? Q/T होता है करंट का फॉर्मूला, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन अगर आप क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल करें, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर आप चार्ज की क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल करें तो Q का फॉर्मूला NE हो सकता है। तो आपके पास करंट का फॉर्मूला बन जाता है NE/T। एक फॉर्मूला करंट का ये बन गया NE/T वाला, ये स्टेडी रेट के लिए है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन देखिए करंट के फॉर्मूले का। एक एप्लीकेशन क्या है जी? एक एप्लीकेशन आपको दिया गया है कि जो चार्ज है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस विथ स्पीड v in an orbit of radius r। आपको r ऑर्बिट के रेडियस में v स्पीड से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जी। अब आप कहो जी उसमें कितना करंट होगा? तो सीधी बात है जी, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अपॉन टाइम। अब ये जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बात करते हैं एक एटम की, ये है न्यूक्लियस, ये उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन, शरारती सा इलेक्ट्रॉन चल रहा है स्पीड v के साथ, और इसका जो ऑर्बिट रेडियस है वो आपको दिया गया है एज r। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, एक पूरा चक्कर, और कितनी स्पीड है v। तो आपके पास करंट का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों E इंटू V अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला बनता है एक, ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अब इसकी एक और एप्लीकेशन देखते हैं हम। अगली एप्लीकेशन क्या है जी? आपको कहा गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विथ फ्रीक्वेंसी न्यू, इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। अब देखिए जी, करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन 1 अपॉन टाइम तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहां करंट का फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट्स हैं जिन फॉर्मेट्स पर आपको करंट के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।
एक तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट जिस पर आपके करंट पूछा जा सकता है, एक फॉर्मेट है अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हो, क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल करके आप करंट निकाल सकते हैं। दूसरा एटम वाला केस है, आपको कहा गया एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से r रेडियस में चक्कर मार रहा है एक न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो आप ev/2πr से निकाल सकते हैं। और चौथा, अगर आपको कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन न्यू फ्रीक्वेंसी से एक ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है तो उसकी वजह से कितना करंट बनेगा, तो करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स थे जिन पर आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, ट्रांजिएंट करंट। अब आप सबने ही बिजली को चमकते हुए देखा होगा, ये जो लाइटनिंग फ्लैश है ये सबने देखा है। अब इस लाइटनिंग फ्लैश में होता क्या है, इस लाइटनिंग फ्लैश में ढेर सारा चार्ज बड़ी ही तेजी से एक बहुत कम समय में किसी पॉइंट पर आकर के गिरता है। तो यहां पर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, या यहां पर एयर इंड्यूस हो जाती है, आपके पास जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है जिसकी वजह से वो चार्ज को कंडक्ट करती है। तो यहां पर चार्ज का जो फ्लो है वो बहुत ही कम समय के लिए ढेर सारा चार्ज फ्लो करता है। तो इस तरह के करंट को, जो करंट एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो करता है, उस करंट को कहा जाता है ट्रांजिएंट करंट। सच अ करंट इज कॉल्ड अ ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट होता क्या है, अगर हम देखें ट्रांजिएंट करंट क्या है, अ करंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक ऐसा करंट जो बहुत ही छोटे समय के लिए फ्लो करता हो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। लाइटनिंग जो है, विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द अर्थ, ये किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिएंट करंट। याद रखिएगा क्योंकि इस साल पेपर में एमसीक्यू पैटर्न काफी सारा आना है बोर्ड्स में, तो इसीलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें काम आ सकते हैं फॉर एमसीक्यू पैटर्न। बच्चों समझ में आ गया सबको यहां तक? चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स की। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में एक चीज और हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर आपको याद हो, ये फंडामेंटल क्वांटिटी था। क्लास 11th याद है सबको? क्लास 11th में हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, चार्ज नहीं। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि रियलिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज नहीं है, रियलिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट डिराइव्ड नहीं है बल्कि इसकी फंडामेंटल यूनिट है, और उस यूनिट का नाम है एम्पेयर। तो अगर हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कब होगा, तो देखो 1 एम्पेयर करंट कब होगा, हमने लिखा जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर चार्ज 1 कूलम का फ्लो करे कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। अगर कितने कूलम का चार्ज फ्लो करे? 1 कूलम का कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो करंट बन जाता है 1 एम्पेयर। तो हम कह सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेज एन एरिया इन 1 सेकेंड देन द करंट इज 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर को हम बोल सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं यहां पर कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। देखिए जो हमने करंट की बात करी, रियलिटी में मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, मैंने कहा अगर आप बैटरी जोड़ेंगे तो बैटरी से मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। भाई अगर आप एक एटम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एन एटम, तो आप जानेंगे कि एक एटम के अंदर तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंधा रहता है, और जब तक कोई न्यूक्लियर इवेंट ना हो वो चार्ज टूट के बाहर नहीं आ सकता। तो इन शॉर्ट जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बंधा हुआ है किसी भी मटेरियल के अंदर। सॉलिड्स के अंदर तो और टाइटली पैक्ड है कि नहीं? तो कंडक्टर्स जो हैं वो तो सॉलिड्स में आते हैं, तो उसके अंदर तो टाइटली पैक्ड है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जब भी फ्लो करेगा कौन करेगा? वो बाहर घूमता हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करता है। पर अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ये बाद में हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है इसको बाद में बताया गया था, उससे पहले हम लोगों ने चार्ज को
दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, और हमेशा हम बोलते हैं डोमिनेंट चार्ज पॉजिटिव होता है। तो कन्वेंशन के हिसाब से ये माना गया कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, तो उस करंट को नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल लगाया गया है, तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब भी फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, तो ये बन जाता है हमारा कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हमने लगाया वैसे ही लगाते हैं, अगर रियलिटी में देखा जाए तो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो रियलिटी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और उस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट से बिल्कुल उल्टी है। कन्वेंशनल करंट जाता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट जाता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। असलियत में करंट ये है, लेकिन क्योंकि कन्वेंशन यूज हो चुकी थी पहले ही बहुत सारी जगहों पर, तो उसे बदलना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट या सिंपली करंट, जब भी वर्ड करंट आए तो वो ये वाला करंट है। जब तक वर्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट ना आए तब तक आप ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर हम ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव करंट यानी हमारा जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट ही जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हम जब भी बात करेंगे अबाउट करंट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट। जब भी आप कहीं वर्ड देखेंगे करंट, सिर्फ करंट, तो उसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट ओनली। जब तक करंट से पहले इलेक्ट्रॉनिक ना लिखा आए तब तक आपका करंट हमेशा कन्वेंशनल ही माना जाएगा। ये बात याद रखनी है, इसको मिक्सअप नहीं करना है बच्चों। बात क्लियर हो गई? चलिए अब बात करते हैं कि जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आप याद करो वेक्टर क्वांटिटी क्या थी, क्लास 11 में हमने सीखा था व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती थी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता था, एंड विच फॉलोड वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। हमने वेक्टर लॉज 3 पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो जो आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो और जो ये 3 लॉज को ओबे करती हों, यानी वेक्टर के एडिशन के जो लॉज हैं उन्हें ओबे करती हों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता था वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखते हैं कि क्या करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। अगर करंट ने इसे ओबे कर लिया तो मतलब करंट कैसी क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर करंट ने वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं किया तो करंट कैसी क्वांटिटी बन जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हम एक बड़ी स्पेशल सी सिचुएशन ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2 सिचुएशंस देखते हैं। मेरे पास एक वायर है जिसमें एक करंट I1 आ रहा है जो कि है 2 एम्पेयर, दूसरा करंट I2 आ रहा है जो कि है 3 एम्पेयर, और तीसरी करंट में मिलकर के तीसरी वायर में करंट जा रहा है I3। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। अगर ये करंट जब यहां नापा गया, ये आया सिंपली 2 + 3 5 एम्पेयर। मैंने यहां पर एक एमीटर लगा दिया और जब इस एमीटर के थ्रू मैंने नापा कि इस वाली वायर में जो करंट I3 है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैंने पाया ये वैल्यू आ रही है 5 एम्पेयर, जबकि ये वैल्यू होनी चाहिए थी कुछ और। क्यों? क्योंकि अगर ये वेक्टर होता तो फॉर्मूला आता I3 = √I1² + I2² + 2I1 I2 cos 60 डिग्री। यही होता है, यस और नो, है ना? तो हमारे पास तो फॉर्मूला ये आना चाहिए था, आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन आंसर तो डायरेक्ट आ क्या रहा है? I1 + I2। इसका मतलब यहां तो स्केलर एडिशन हुआ, वेक्टर एडिशन नहीं हुआ। यहां फॉलो कौन सा हुआ?
फॉलो हुआ I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कौन सा एडिशन था? ये वाला था वेक्टर एडिशन। ये वाला कौन सा एडिशन था? ये था स्केलर एडिशन। हमने कहा चलो हो सकता है एक बार ऐसा किया हो। हमने एक दूसरा केस ले लिया। अब हमने इनका एंगल बदल दिया। अब एंगल 60 से डबल करके 120 कर दिया। जब एमीटर में रीडिंग चेक करी, एमीटर अभी फिर से 5 एम्पीयर दिखा रहा है। इसका मतलब अब तो हमने एंगल बदला। डायरेक्शन बदलने से तो वेक्टर क्वांटिटी होती तो बदलती जरूर, लेकिन यहां पर तो डायरेक्शन बदलने से भी आंसर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यह साबित हो गया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो करंट है ये एक्चुअली में ना तो वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन से चेंज नहीं हो रहा, साथ के साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब करंट कैसी क्वांटिटी हो गया? करंट बन गया एक स्केलर क्वांटिटी। तो इस बात से हमें पता चलता है दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप बच्चों आपको यहां तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा। अगर आपको फिजिक्स में मजा आने लगा है और फिजिक्स अब आपके लिए आसान बन गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर बच्चे बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। मेरे काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ में अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।